डॉक्टर साहब, आप जो है क्लाइमेटोलॉजी को और मौसमियाती तब्दीली को बिगर कैनवस के ऊपर स्टडी करते हैं। इस वक्त जो है ये पूरे खित्ते के अंदर ये बड़ा ही अनयूजुअल 100 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 200 400 मिलीमीटर नॉर्मल से बारिशें हो रही हैं। और हमारे यहाँ एक तरीकाकार होता है, सिंप्लीफाई कर देते हैं कि जी भारत ने आबी हमला कर दिया और हमें इतना नहीं दी, जबकि रिपोर्टें आ रही हैं, उसकी तफसील बाद में शेयर करेंगे कि भारत के अंदर जो ख़ास तौर पे ब्यास और सतलुज हमारे यहाँ तबाही लाने से पहले 100 किलोमीटर की तबाही उनके यहाँ आ रही है। जी तनवीर रुके ज़रा, डॉक्टर साहब से मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो डॉक्टर साहब ये ज़रा हमें एक्सप्लेन करें ये फिनोमेनन क्या है और ये आइंदा आने के लिए व्हाट आर द लेसन्स टू बी लर्न नाउ एंड व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू डू इन फ्यूचर। बड़ी मेहरबानी साहब मुझे बुलाने का। बात ये है कि क्लाइमेट चेंज का एक आपके साथ वादा है। वो वादा ये है कि आपकी जितने भी पुराने ज़माने की औसतें थी वो आगे चल के नहीं चलेंगी। ठीक है जी। दूसरी बात ये जहन में रखने वाली है, हम ज़रा भूल जल्दी जाते हैं, 1988 में भी यही हुआ था। अगर आप में से चंदे को याद होगा कि बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी और इसी स्केल का फ्लड आया था। दूसरी बात यह है जी कि ये जो आबी हमले वाली बात है ये फजूल बात है, क्योंकि बात यह कि 150-200 किलोमीटर जो है उनके जो डैम है सतलुज के ऊपर, ब्यास के ऊपर, रावी के ऊपर, वहाँ से लेके आपके पाकिस्तान की सरहद तक 150-200 किलोमीटर का फासला है, बल्कि उससे भी ज़्यादा बाज़ जगहों पे। तो उनके तो सैकड़ों देहात ज़ेर आब आ गए हैं, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, बल्कि शायद देखा जाए तो हमसे ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा ही तबाही हुई है, क्योंकि जहाँ से सैलाब का रेला शुरू होता है वो भारत में शुरू होता है, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ तो उन्हीं को होगी वहाँ पे। तो वो बात जहन में रखने वाली, ये आबी हमले वाली बात ज़रा बहुत कमज़ोर बात है। दूसरी बात यह है कि इस सिलसिले में आपको पिछले 150-200 साल से हमने ये फैसला किया, अंग्रेज़ ने हमको ये सिखाया कि आपने फ्लड फाइटिंग करनी है, फ्लड से लड़ाई करनी है। और पिछले 200 साल से जब से आपने फ्लड से लड़ाई शुरू की है, आप जब भी लड़ाई करते हैं आप हार जाते हैं, लेकिन हम बाज नहीं आते, हम फिर भी लड़ाई करते हैं उसके साथ। तीसरी बात यह है कि हमारी जब हम कहते हैं लड़ाई करते हैं फ्लड के साथ, इससे क्या मुराद है? फ्लड फाइटिंग है ना जी, कि आप फ्लड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आप फ्लड के सामने दीवारें खड़ी करने की कोशिश करते हैं, आप फ्लड के साथ लेवीज खड़ी करने की कोशिश करते हैं, आप रूदा जैसी स्कीमें बनाते हैं कि जी हम रावी के साथ अपना शहर बना देंगे, हाउसिंग सोसाइटी बना देंगे, हम बंद रोड से आगे आके जनाब वहाँ पे आबादियाँ शुरू कर देंगे, प्लॉट बेचेंगे, टाउन भी बनाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। मतलब चैनल्स को मजीद खोलने और की बजाय, पानी को फैसिलिटेट करने की बजाय पानी को रोकने की, नेचर के रोकने की करती जाती है, के खिलाफ चलने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर है फिर उससे तो नुकसान हो गई, क्योंकि बात यह है कि आपके जो दरिया हैं, हमारा पाकिस्तान इन दरियाओं का मरहून मिन्नत है। आपकी जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो इसलिए कि फ्लड्स आते थे, फ्लड्स के साथ अपने सिल्ट लेके आते हैं। सिल्ट जब आपके इन प्लेन्स के ऊपर पड़ती है तो जरखेजी में इजाफा होता है और वहाँ से आप अनाज उगाते हैं और एक दुनिया चलती है। ये जब फ्लड्स जो थे आज से 150-200 साल पहले तक, और आज भी रूरल इलाकों में अक्सर तौर पे इनको बड़ी एक नेमत के तौर पे समझा जाता है, क्योंकि जब भी फ्लड आता है, लो लेवल फ्लड आता है, तो वो सिल्ट डिपॉजिट करता है और अगले 4-5 साल तक फार्मर को फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती। तो मेरे कहने का मकसद है कि कसूर फ्लड का नहीं है, ये उसकी इंटेंसिटी जो है वो इस वजह से बढ़ गई है कि भारत में भी वही काम हो रहा है जो कि यहाँ पे हो रहा है, कि हमने उसका दरिया का रास्ता तंग कर दिया। तो क्लाइमेट चेंज जब आ गई है तो क्लाइमेट चेंज का ये है कि जितनी भी आपने पुरानी एवरेजेस बनाई हुई हैं, जिसको आप नॉर्मल समझते हैं, वो नॉर्मल आगे चल के नहीं रहेगा। तो लिहाजा आप जो भी अपनी डेवलपमेंट आगे चल के कर रहे हैं वो इस नुक्ता नज़र से करें कि जनाब हमने दरिया को मैक्सिमम रास्ता देना है, और फ्लड के जो फवायद होते हैं, मिसाल के तौर पे उससे जो सिल्ट आती है, उससे जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, उसको मैक्सिमाइज करना है। अलमिया ये है कि हम उसका उल्ट करी जा रहे हैं, और नहीं, रोकने की बजाय मैनेज करना चाहिए। आप रिजर्वायर्स बना सकते हैं, बैराजेस बना सकते हैं, झीलें बना सकते हैं, ये काम किया जा सकता है। पर मैं ज़रा क्विकली ज़रा बता दूं लोगों के लिए कि ये जो भारत वाला इल्ज़ाम फ़ौरन होता है, हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड बारिशें इस दफ़ा हुई हैं, 100 साल के रिकॉर्ड टूटे हैं और डैमों में कोई गुंजाइश नहीं रही है, और रावी और सतलुज ओवर फ्लो कर गए। इंडिया में ये शिकायत लगाई जा रही है क्योंकि वहाँ पे बिजली जो है बनाना वो फेडरल गवर्नमेंट होता है, इरिगेशन जो है सूबाई होती है।
वो इंडियन पंजाब वाले शिकायत वफाक को लगा रहे हैं अपने कि आपने हमें बर वक्त इतला नहीं दी और आपके बने हुए स्ट्रक्चर जिस तरह के माधू डैम के जो है हेडवर्क जो है उसके गेट उड़ गए, तो उनके यहाँ अपनी लड़ाई चल रही कि आपने हमें इतलाई नहीं दी और बर वक्त नहीं दिया और पैसे नहीं दिए। प्लीज जारी रखिएगा डॉक्टर साहब। अच्छा जी, अब मैं इस सिलसिले में अर्ज करूँ कि पहली बात यह कि बहुत बड़ी गलती है हमारा ये सोचना कि डैम फ्लड को रोक सकते हैं। डैम फ्लड को नहीं रोक सकते। डैम निचले दर्जे के फ्लड को रोक सकते हैं, दरमियानी दर्जे को शायद रोक सकते हैं, लेकिन ऊंचे दर्जे के फ्लड को दुनिया का कोई डैम जो है नहीं रोक सकते। इनफैक्ट इफ एनीथिंग, जो डैम होते हैं वो उन फ्लड पीक्स को वर्सन कर देते हैं कि वो पानी स्टोर करते रहते हैं और जब वो बिल्कुल पानी सर से ऊंचा हो जाता है तो फिर एकदम सबको खोल देते हैं। आपको 1992 का फ्लड याद होगा, 1992 का, जब आपका मंगला डैम जो है जाने लगा था तो उन्होंने एकदम सारे गेट खोल दिए थे और झेलम के अंदर बेहद नुकसान हुआ था। और यही बात इंडिया में बार बार यही बात होती है, क्योंकि डैम फुल हो जाते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उनका ये है कि 20 अगस्त को डैम फुल होना चाहिए। तो 20 अगस्त के बाद से जब से ये सैलाबी रेलें आने शुरू हुए हैं तो डैम फुल होते हैं, तो जाहिर उन्होंने तो सारे गेट खोल लिए, तो वो डैम से बिल्कुल ज्यादा नुकसान होता है बनिस्बत इसके कि आप डैम को रोक सकें। दूसरी बात यह कि जहां तक आपका अर्ली वार्निंग का सिस्टम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये बेहद एक कोताही है हमारे मुल्क के अंदर भी और इंडिया में तो है ही है। हम अपने मुल्क की बात करते हैं, इंडिया का बाद में देख लें, वो उनका मसला है, वो अपने लोगों को देखें। बात यह कि आपके सारे पाकिस्तान के अंदर 82 वेदर स्टेशन है, सिर्फ नेपाल के अंदर 360 वेदर स्टेशन है और मेरे ख्याल से लंदन के अंदर शायद 10,000 स्टेशन हो। वजह इसकी ये है कि हर स्कूल के अंदर एक वेदर स्टेशन लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे जरूरत इस बात की है कि आप अर्ली वार्निंग का ना सिर्फ ये हो कि आपके पास वेदर स्टेशन हो, बल्कि साथ ही साथ लोगों का उसके ऊपर इत्मीनान भी हो और आपके पास एक तरीकाकार भी हो कि जो इंफॉर्मेशन है आप किसी को पहुंचा सकें। अभी मैं आपकी रिपोर्ट के अंदर ही सुन रहा हूँ कि जी 2.5 लाख क्यूसेक, तो 50 लाख क्यूसेक, तो 10 लाख क्यूसेक, तो 20,000 क्यूसेक। इस क्यूसेक का मतलब क्या है? आप ये लफ्ज तो बार बार इस्तेमाल कर रही हैं। किसी आप में से, आपके स्टूडियो में किसी आदमी को पता है कि मैं 2-4 दिन से जिक्र कर रहा हूं कि एक क्यूसेक के अंदर 28 लीटर पानी पर सेकंड जो है वो गुजरता है, और 1 लाख क्यूसेक जब कहते हैं उसका मतलब 28 लाख लीटर पानी पर सेकंड जो गुजरता है। प्लीज जारी रखिएगा। चलिए, अब मैं यही आपसे अर्ज करूंगा, मिसाल के तौर पर कि लेई में कल 20,000 क्यूसेक पानी आ रहा है। इसका क्या मतलब है? एक आम आदमी जो बैठा हुआ है गोल मंडी के अंदर, उसको आप कहेंगे जी 20,000 क्यूसेक पानी आ रहा है, आप अपना बचाव करें, इसका क्या मतलब है? उसको नहीं समझ आएगी। उसको जब समझ नहीं आएगी तो वो उसके ऊपर एक्शन कैसे करेगा? देखिए, अपने लोगों को समझें, अपनी जबान को समझें, अपने हालात को समझें, और जब आप वार्निंग दे रहे हैं पहले तो आपके पास एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि हर एक के पास वो मैसेज पहुंच सके। अब देही सिंध के अंदर या देही पंजाब के अंदर खवातीन जो है वो पंजाबी बोलती हैं, वो उर्दू नहीं बोलती, उनको क्यूसेक का नहीं पता। आपने उनको अंग्रेजी पढ़ानी है कि आपने उनको अपनी जान बचाने का तरीका बताना है। जरूरत इस बात की है कि आपका वार्निंग सिस्टम एक आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हो ताकि आप उसको मेजर कर सकें एक्यूरेटली। ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम वो टर्मिनोलॉजी पे काम करने की जरूरत है और ये इंश्योर किया जाए कि जो मैसेज है वो पहुंच भी रहा है जिन तक पहुंचना चाहिए।